लिखना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। इस तरह से उसके दादा कहते हैं कि मैं सवेरे शाम खेत में आता जाता रहूंगा और तुम्हारी हाजिरी देखता रहूंगा। फिर हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूँ। कि नहीं, तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार फुर फुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। इस तरह से आनंदा जो हमारे लेखक हैं वो चुपचाप सारी बातें अपने दादा की सुनते हैं और उसके दादा बहुत चिल्ला रहे थे, पर जो हमारे लेखक हैं वो चुपचाप नीचे गर्दन करके खाना खाने लगे। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न रखते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक स्थिर रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, क्योंकि हमारे लेखक जी का 1 साल छूट गया था, तो वो फिर से चौथी के बाद 5वीं में एडमिशन उनका होता है, 5वीं में ही जाते हैं। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के सामने सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। जो हमारे लेखक हैं उनकी पोशाक, वो खेत से काम करके जा रहे थे तो उनकी जो धोती थी वो मटमैली थी और गमछा पहनकर, तो ऐसे अकेले विद्यार्थी थे जो उस क्लास में बैठे थे। और जो सबसे ज्यादा बदमाश लड़का है, चौहान करके नाम था उसका, वह उनसे आकर पूछता है कि क्या नाम है मेहमान, मतलब तुम हमारे लिए मेहमान हो, नए दिखाई दे रहे हो या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। इस तरह से क्वेश्चन करने पर देखो देखो देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए की आवाज की। इतने में मास्टर आ गया और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रन्नवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर, तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से
छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए और वह गमछा जो चौहान ने हमारे आनंदा के सर से लिया था, उसे उसने अपने सिर पर पहले बांधा। बांधने के बाद जो सर है उनकी टेबल पे ले जाके रख दिया और जैसे ही उसने रखा वैसे ही मास्टर जी की आए उस रूम में, तो वह हुश करके बैठ गया और गमछा वहीं रह गया। फिर मास्टर जी आए तो उन्होंने पूछा यह गमछा किसका है? तो आनंदा ने कहा मेरा है जी। तब मास्टर कहते हैं कि तुम कौन हो? तब वह बताता है कि मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। तब वह मास्टर जी कहते हैं गमछा ले जा और अपना गमछा अपने पास न रखकर मूर्खों की तरह मेरी टेबल पर क्यों रखता है करके ये मास्टर जी क्वेश्चन करते हैं। तब वह कहता है नहीं मास्टर जी, मैंने नहीं रखा, इस लड़के ने मेरे सर से छीन कर यहाँ रख दिया है। तब मास्टर जी कहते हैं यह चौहान का बच्चा बहुत उठापटक करता है। कहते हुए वह मास्टर उस लड़के की ओर जाने लगे। फिर मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। इस तरह से आनंदा न्यू स्टूडेंट थे तो उनसे बहुत सारी जानकारी लेते हैं मास्टर जी और उसके बाद वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगते हैं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। आनंदा 1 साल फेल होने के कारण नए बच्चों के साथ आते हैं और नए बच्चे इतने शरारती कि कोई उनकी धोती खींचता है, कोई उनका गमछा खींचता है। इस तरह से उन्हें अपना स्कूल ही अजनबी सा लगने लगा। देखिए, बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। फिर घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। और इस तरह हमारे जो आनंदा लेखक है वह जब छुट्टी होती है उसके बाद जाते जाते सोचते हैं कि सब बच्चे मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, कोई धोती खींचता है, कोई गमछा खींचता है, मैं पूरे साल मैं इस तरह से अपनी कक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा। इससे तो अच्छा मेरा खेत ही है जहाँ मैं चुपचाप बैठकर काम तो करता हूँ, मुझे कोई छेड़ता तो नहीं है। इस तरह से बस सोचते हुए घर जाते हैं और कहते हैं गली के 2 ही लड़के हैं और वो भी मुझसे कमजोर हैं, वो मेरी मदद क्या करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेती पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का मुख भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते।
एक आध लड़की की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते, इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। और इस तरह आनंदा जो उनके कक्षा अध्यापक के रूप में जो मंत्री नामक मास्टर आए, उनके बाद उनका उस क्लास में मन लगा, क्योंकि वो पढ़ाते सही थे और ज्यादा बच्चे शोर नहीं करते थे, क्योंकि वो प्रायः लकड़ी का उपयोग नहीं करते थे, छड़ी का उपयोग। वो सीधे गर्दन झुकाते थे और पीठ पर घूंसा लगाते थे। इससे जो शरारती बच्चे थे वो शांत बैठते थे और एक आध सवाल गलत होने पर वह अपने रूम में बुलाकर, अपने पास बुलाकर उसे समझा देते थे। अब आगे देखते हैं। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर में दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरे के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहले बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। और एक लड़का था बसंत पाटिल नाम का, वह शरीर से दुबला पतला था किंतु बहुत होशियार था और स्वभाव से शांत भी था। वह कक्षा मॉनिटर था और उसके जो बनाए सवाल थे वो हमेशा सही होते थे। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपर ही हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। और लेखक को कभी कभी लगता था कि यह लड़का मुझसे छोटा है और मैं 1 साल पिछड़ने के कारण 5वीं में रह गया, नहीं तो मैं इससे 1 साल आगे रहता। कक्षा मास्टर जी को मुझे मॉनिटरी सौंपनी चाहिए थी। इस तरह से उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ी गिलानी होती, पर फिर सोचते नहीं, मेरे पास समय कम है, 2 महीना बस है और 2 महीने में मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करके 5वीं की परीक्षा देना है, तो मैं कहाँ दंगा फसाद और पढ़ाई की अपेक्षा करूंगा। मेरे लिए यह मुनासिब नहीं है। मॉनिटरी करने के लिए पढ़ाई लिखाई को एक तरफ करना पड़ता है। इस तरह से उसकी सोच थी लेखक की। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। इसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। और जब हमारे लेखक तुरंत जाने लगे स्कूल और धीरे धीरे उनको मैथ समझ आने लगा, अच्छे से पढ़ने लगे। और जो बसंत पाटिल था, होशियार लड़का, वह भी उसके साथ दोस्ती कर लिया। तो एक तरफ से कभी बसंत पाटिल कॉपी जांचते बच्चों की, एक तरफ से हमारे लेखक आनंदा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता और मास्टर जो थे वो उन्हें आनंदा कहकर पुकारने लगे, तो उन्हें उसमें अपनापन दिखने लगा और वह इस तरह से स्कूल से फिर अपना रिश्ता जोड़ते हैं और उन्हें पाठशाला फिर से अच्छा लगने लगता है और पाठशाला में उनका विश्वास बढ़ने लगा, जो विश्वास शुरू में उन्होंने वे खोने लगे थे। नवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषता वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी।
उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। उनके छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता कहते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। उनके कक्षा में एक मराठी मास्टर आते थे, सौंदर्यकर करके। वो जब पढ़ाते थे तो इतना सुरीला गला था उनका, छंद की बढ़िया चाल थी और उसके साथ ही जो वो कविता पढ़ते थे उसमें रस रहता था। और वो उन्हें अंग्रेजी कविताएं जो थी वो कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। वो कभी कभी अपनी कविता भी एक आध सुना देते थे। तो ये सब हमारे जो लेखक आनंदा थे वो उसे पूरी सांस रोककर सुनते थे, समझते थे और वही हाव भाव, वही ध्वनि, वही गति, चाल और रस को वो पान करते थे। फिर सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में फिर सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई है इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है इसका पता भी मुझे उसी समय चला। और जिस तरह मास्टर पूरे गति, पूरे लय और पूरे छंदों हाव भाव से कविता सुनाते थे, उसी तरह हमारे लेखक भी आनंदा उसी सुर, उसी ताल में गाने लगे। क्यारियां जब खेत की क्यारियों में वो पानी लगाते तो उसी तरह वह लय में गाते हुए लगाते थे और गाते गाते उन्हें इतना अच्छा कविता आने लगी कि वह दूसरी कविताओं को भी उसी सुर में गाने लगे। और मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। इस तरह से वह दूसरी कविताएं भी पढ़ने लगे। मतलब उन्हें वो जो मास्टर थे मराठी जो पढ़ाते थे, उनकी कविताओं का पढ़ाना, उनका जो ढंग था वो हमारे आनंदा लेखक को बहुत प्रभावित किया और वह उसी तरह से कविताओं को पढ़कर याद करने लगे। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। और जो हमारे लेखक थे उन्हें जो खेत में काम करने के समय उन्हें अकेलापन महसूस होता था, वह अकेलापन उनका दूर हो गया था। वह अब गायों को, ढोर को चराते समय भी कविताएं गाते थे। पानी, क्यारियां, खेत में जो क्यारियां थी उसमें पानी लगाते समय भी कविता गाते थे। तो उनका जो अकेलापन था वह हट गया था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था, लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा।
उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात प्रसिरते पांढरी गाया धरणी बेरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था।
हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। आपको ये चैप्टर समझ आया आनंदा के बारे में, जो हमारे लेखक हैं? आवाज आ रही है मेरी, बच्चे लोग क्यों नहीं बोल पा रहे, पता नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो बताइए, चैप्टर समझ आया? यस। तो आप लोग आज इस चैप्टर को रीड करोगे, ओके? यस आज मैं मैम। आपको नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो पिछला वर्ष है वो कंप्लीट होना चाहिए आपकी कॉपी में, इसलिए आज मैं वर्क नहीं दे रही हूँ। मंडे को हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, ओके? ओके यस मैम। और मैडम। इस क्लास को यहीं पर एंड कर रही हूँ। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.